सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी। ओके, आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स करके। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स ऑलरेडी हमने 5 लेसन्स प्लस इधर के 2 लेसन्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ये 6th चैप्टर है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट का 6th चैप्टर है, दैट इज द सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स करके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र का न्यू बोर्ड का सभी सिलेबस है ये। ओके, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो आप भी देखना है और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करना है ताकि मुझे अच्छे से अच्छे व्यूज आ सके, अच्छे से अच्छे सब्सक्राइबर हो सके, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दैट इज द सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स मतलब वेव्स के बारे में हम स्टडी करने वाले। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट, you know different waves. You know different waves like water waves, sound waves, light waves, mechanical waves, electromagnetic waves etc. तो ऑलरेडी आपने 11th स्टैंडर्ड में सभी टाइप के वेव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपने स्टडी की हो। ओके, यू नोज द वाटर वेव्स। वाटर वेव्स मतलब अदर समझो ये वाटर है। ओके, ये वाटर है, इसके अंदर आपने एक स्टोन फेंका तो ये वाटर वेव्स ऐसे जनरेट होते हैं। ओके, तो वाटर वेव्स आपको मालूम है। साउंड वेव्स, जो मैं बात कर रहा हूं वो साउंड आपके पास आ रहा है, दैट इज द साउंड वेव्स के थ्रू आ रहा है। ओके, तो साउंड वेव्स के थ्रू। लाइट वेव्स मतलब सन, इधर सन है इधर अर्थ है, तो सन थ्रू अर्थ को कैसे आता है, दैट इज द लाइट वेव्स आते हैं, लाइट वेव्स आते हैं। मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सभी मैकेनिकल वेव्स है। वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ऑल दीज आर द मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, लाइट वेव्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। एक्चुअली वेव्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो मैकेनिकल वेव एंड सेकेंड वन इज द मैकेनिकल वेव एंड सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके। अंडरस्टैंड करो, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे बाद में हम कॉन्सेप्ट को जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये मैकेनिकल वेव क्या रहता है, इसको मटेरियल चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए। ओके, मटेरियल मीडियम चाहिए मतलब अगर वाटर वेव, ये वाटर वेव विदाउट वाटर वेव तो जनरेट नहीं कर सकता, तो वो वाटर क्या हो जाएगा, मटेरियल मीडियम हो जाएगा। साउंड वेव, साउंड इधर से इधर तक जाने के लिए इसको एयर चाहिए, तो एयर क्या हो गया, मटेरियल मीडियम हो गया। तो ये साउंड वेव्स देन वाटर वेव्स वो सभी क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। और उन मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए, आगे जाने के लिए उनको मटेरियल मीडियम चाहिए। तो सच टाइप ऑफ वेव्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम नहीं चाहिए, मटेरियल मीडियम भी जाता है, वो मटेरियल मीडियम में भी जाता है और विदाउट मटेरियल मीडियम में भी वो प्रोपोगेट करता है। फॉर एग्जांपल लाइट वेव्स, अगर सन से अर्थ को जो लाइट वेव आती है वो विदाउट मीडियम में भी प्रोपोगेट करती है। तो सच टाइप ऑफ वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिए है उन्होंने, तो हम वो डिफरेंस हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो सेकेंड वन, द मैकेनिकल वेव रिक्वायर्ड इलास्टिक मटेरियल मीडियम मतलब समझो एयर क्या होता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है बाद में एक्सपांड होता है, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल मीडियम। वाटर भी क्या होता है, पहले ऐसे कॉम्प्रेस होता है, ऐसे होता है। ओके, दैट इज द इलास्टिक मटेरियल मीडियम बोलते हैं इसको, ही हम बोलते हैं इलास्टिक मटेरियल मीडियम। मतलब फ्रीली वो मूव करना चाहिए, तभी वो क्या करता है, मीडियम के थ्रू, उसी मीडियम के थ्रू क्या करता है, वेव प्रोपोगेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट, इन मैकेनिकल वेव एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है आपको। मैकेनिकल वेव में क्या ट्रांसफर होते हैं? दोनों ट्रांसफर होता है, एनर्जी भी ट्रांसफर होता है और मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है। एनर्जी कैसे ट्रांसफर होता है प्लीज अंडरस्टैंड करो। अगर ये वाटर है, ये वाटर है, ओके, वाटर के वेव जनरेट होते हैं और आपने इधर पैर रखा, इधर आपने पैर रखा तो आपको लगेगा थोड़ी एनर्जी मिल गई, आपको थोड़ी एनर्जी पुश करेगी ना, तो एनर्जी ट्रांसफर हो गई। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। देखो इधर का मास इधर थोड़ा आता है, ओके, तो मास भी आएगा और सम वेलोसिटी से वेव आता है, तो इसके वजह से मोमेंटम भी ट्रांसफर होगा। तो एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है और मोमेंटम भी ट्रांसफर हो रहा है, किसमें? मैकेनिकल वेव्स में। तो ये आपको पॉइंट रिमेंबर करना है, मैकेनिकल वेव में एनर्जी भी ट्रांसफर होती है और मोमेंटम भी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पार्टिकल। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम। ओके, तो ये मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइट वेव, लाइट वेव क्या करती है? सन से अर्थ को आती है, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, ओके, सम पार्ट में, इसमें अर्थ के पार्ट में सम एयर है, अर्थ के रीजन में एयर है, ओके, इधर एयर है, लेकिन इधर से ऊपर गए आपको एयर भी नहीं मिलेगा उधर, तो कुछ भी नहीं है, तो फिर भी क्या आता है? लाइट में, लाइट इधर तक आता है, तो लाइट वेव क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा। डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और एक नाम भी कहते हो आप, नॉन मैकेनिकल वेव्स करके। तो ये पॉइंट्स रिमेंबर करना है यार, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो प्रोग्रेसिव वेव। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या। प्रोग्रेसिव नाम ही इंडिकेट करता है प्रोग्रेसिव, ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो वाटर, वाटर वेव, तो वाटर एक बार आपने स्टोन फेंका तो ये वाटर वेव कंटिन्यूअसली मूव करते जाते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते जाते हैं, ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। और एक सिंपल एग्जांपल साउंड वेव, साउंड वेव भी क्या करता है? आपने बोला तो साउंड वेव कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करते जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। देखो, ए वेव इन विच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम, मतलब ये डिस्टर्बेंस आपने क्या करते हो? वाटर में स्टोन फेंका तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ, डिस्टर्बेंस मतलब उस वाटर को आप डिस्टर्ब करते हो विद द हेल्प ऑफ दैट स्टोन, ओके, तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करना इन ए मीडियम in a given direction continuously without any damping or obstruction, without any damping। अगर इधर डैम्प आ गया, डैम्पिंग मतलब सम आपने क्या रखा? हाथ रखा वरना पैर रखा, तो वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, वेव क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। लेकिन विदाउट डैम्पिंग मतलब उसके अंदर कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, देन कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है, देन ये कंटिन्यूअसली वेव क्या करते जाएंगे? कंटिन्यूअसली मूव करते जाएंगे फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, इज ए प्रोग्रेसिव वेव। इसी वेव को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल और उसी को और एक नाम भी है, ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं उसको, ट्रैवलिंग वेव वरना प्रोग्रेसिव वेव, दोनों क्या है? सेम है, ओके। एग्जाम्पल साउंड वेव, वाटर वेव, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल फॉर व्हाट? दैट इज द प्रोग्रेसिव वेव करके। तो प्रोग्रेसिव वेव नाम इंडिकेट करना है, दो तीन पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है, एक तो मैकेनिकल वेव के बारे में, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, देन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखो प्रोग्रेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, 3-4 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव करके। तो एक एक प्रॉपर्टी हम देखेंगे। प्रोग्रेसिव वेव मतलब आपके माइंड में आना चाहिए वाटर वेव वरना साउंड वेव करके, ओके। देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ईच पार्टिकल इन ए मीडियम परफॉर्म्स द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन, particles vibrate about their mean positions performing simple harmonic motion। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है, इसीलिए मैंने सभी पॉइंट्स एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, सभी पॉइंट्स डिटेलली एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके। तो देखना है, ईच पार्टिकल इन ए मीडियम परफॉर्म्स द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन मतलब ये समझो, इधर ये आपने वेव किया, ओके, और इधर ये वाटर जनरेट होगा, दैट इज द वेव जनरेट हुए, वेव ऐसे जनरेट होंगे, तो इधर के पार्टिकल जो रहता है वही इधर के पार्टिकल सभी सेम वाइब्रेशन करते हैं, सभी सेम वाइब्रेशन। ये पहले इनिशियली ऊपर जाएगा,
फिर नीचे आएगा, सिमिलरली ये भी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, सिमिलरली ये भी ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मतलब सेम टाइप ऑफ क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। ये कितना ऊपर जाता है, फर्स्ट पार्टिकल है, समझो इधर फर्स्ट पार्टिकल है, ये कितना ऊपर जाएगा उतना ही सेकेंड भी पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर जाएगा, थर्ड भी पार्टिकल है उतना ही ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे, मतलब विदाउट फ्रिक्शन हम बात कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शन रहता है तो ये थोड़ा वाइब्रेट करेगा, ये थोड़ा वाइब्रेट करेगा, ये थोड़ा वाइब्रेट करेगा। जब तक हम ये स्टडी कर रहे हैं ये सभी कॉन्सेप्ट विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है, ये समझ के हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो सभी पार्टिकल क्या करेंगे, सभी पार्टिकल सेम वाइब्रेशन करेंगे, सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। मीन पोजीशन मतलब ये समझो अभी वाटर है, इधर है वाटर, ओके, तो ये मीन पोजीशन से अगर आपने वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया, वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया तो ये मीन पोजीशन है, तो इधर से वो पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो ये मीन पोजीशन से क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। इसी को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे वाइब्रेट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। देखो इधर है पार्टिकल, ये मीन पोजीशन है, आपने स्टोन वगैरह फेंका, ये वाटर का लेवल है, ये वाटर का लेवल है समझो, आपने स्टोन फेंका तो ये वाटर के पार्टिकल जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर जाते फिर से नीचे जाते, ऊपर जाते फिर से नीचे जाते, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। मीन पोजीशन से ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी पार्टिकल समझो, इधर एक पार्टिकल रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, ये सभी पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड में जाते हैं। मतलब ये अगर इतना एम्पलीट्यूड बाहर इतना तक जाएगा तो ये भी क्या करेगा, इतना तक जाएगा, फिर ये भी एम्पलीट्यूड क्या करेगा, इतना तक जाएगा। मतलब फ्रिक्शन नहीं है, मैं बात कर रहा हूं फ्रिक्शन नहीं है तब तक। ओके, तो ये जो प्रोग्रेसिव वेव हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव हम डिस्कस कर रहे हैं, ये विदाउट फ्रिक्शन डिस्कस कर रहे हैं, विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन होता है तो सभी का एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहेगा, ये पार्टिकल थोड़ा एम्पलीट्यूड इधर तक जाएगा, ये इधर तक जाएगा, ये इधर तक जाएगा, ये इधर तक जाएगा और एम्पलीट्यूड नील हो जाएगा। ओके, लेकिन हम फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सभी पार्टिकल्स क्या करते हैं, सेम एम्पलीट्यूड में ऊपर जाते हैं, सेम एम्पलीट्यूड में ऊपर जाएंगे, ये भी सेम एम्पलीट्यूड में ऊपर जाएगा, ये भी सेम एम्पलीट्यूड में ऊपर जाएगा। एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन से कितने ऊपर जाता है। ओके, मीन पोजीशन से कितने ऊपर जाता है, ये मीन पोजीशन है समझो, पार्टिकल इधर आपने स्टोन फेंका तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एम्पलीट्यूड बोलते हैं। पीरियड, पीरियड मतलब टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए। समझो ये मीन पोजीशन है, इधर से इधर स्टार्ट किया और एक इधर आ गया। ओके, तो एक वेव कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है वो, एक वेव कंप्लीट करने के लिए। एक वेव मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये पार्टिकल इधर से बाहर नहीं जाता है, इधर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से नीचे जाता है, फिर से ऊपर आता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक वेव बोलते हैं, एक वेव बोलते हैं। तो एक वेव कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, पीरियड वरना टाइम पीरियड बोलते हैं। तो सभी पार्टिकल्स का टाइम पीरियड क्या रहता है, सेम रहता है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव जनरेटेड इन 1 सेकेंड, तो ये कितना वेव जनरेट करता है, एक सेकेंड में कितने बार वाइब्रेट करता है, उतना ही सेकेंड भी पार्टिकल उतनी ही बार क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, वो फ्रीक्वेंसी रहता है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वरना नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डन बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वाइब्रेशन वो करता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, ये था कॉन्सेप्ट। सभी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी तीनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये पॉइंट रिमेंबर करना है। थर्ड पॉइंट, द फेज, द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। सभी पार्टिकल का ये क्या रहता है, एम्पलीट्यूड सेम रहता है, पीरियड सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, लेकिन 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 वो फेज जो रहता है वो अलग अलग रहता है। फेज मतलब क्या, अंडरस्टैंड करो। अगर समझो एक पार्टिकल इधर है, सेकेंड पार्टिकल इधर होगा, थर्ड पार्टिकल इधर होगा, फोर्थ पार्टिकल इधर होगा, फिफ्थ पार्टिकल इधर होगा, सिक्स्थ पार्टिकल इधर होगा, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, ऐसे पार्टिकल अलग अलग होंगे।
फेज मतलब पर्टिकुलर टाइम पे आपने देखा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे स्टोन फेंकने के बाद 5 सेकेंड के बाद आपने देखा, तो फर्स्ट पार्टिकल इधर हो सकता है, सेकेंड पार्टिकल इधर, थर्ड इधर, फोर्थ इधर, फिफ्थ, मतलब सभी स्टेट अलग अलग होगा। स्टेट क्या होगा, सभी का अलग अलग होगा। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। वाइब्रेशन, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अलग अलग होता है, उसी को हम बोलते हैं फेज बोलते हैं, चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। लेकिन एम्पलीट्यूड जो रहेगा, इधर आ गया, बाद में ये पार्टिकल किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर से वो नीचे आएगा, ऐसे ये एम्पलीट्यूड जो सेम रहता है, लेकिन फेज जो रहता है वो अलग अलग होता है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये था रिलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स का थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, देखो नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, मतलब ये कभी भी पार्टिकल ऐसा नहीं होगा कि ये परमानेंटली रेस्ट हो जाएगा। देखो सभी ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ओके, ऐसे नहीं, वो आगे पीछे नहीं, आगे नहीं जाते, तो इधर ही वो वाइब्रेट करते रहते हैं। ये अगर पार्टिकल है समझो, ये ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, तो ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते रहते हैं। और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं सेकेंड पार्टिकल को, वो भी वाइब्रेट करता है, थर्ड पार्टिकल को, वो भी वाइब्रेट करता है। ऐसे एनर्जी ट्रांसफर करके ये पार्टिकल इधर नहीं जाता, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये पार्टिकल इधर ही वाइब्रेट करते रहता है। ओके, एक ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहता है, मतलब रेस्ट में नहीं रहता। ईच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट momentarily while at the extreme position of the vibration। समझो इधर से पार्टिकल इधर गया, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, ये मीन पोजीशन बोलते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। ओके, तो पार्टिकल इधर से ऊपर जाएगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे हम इसको, ये मीन पोजीशन बोलेंगे, और इस टाइप का और एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। ये मीन पोजीशन है, ऊपर गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, फिर से मीन पोजीशन को आएगा, फिर से एक्सट्रीम पोजीशन को जाएगा, नीचे का एक्सट्रीम पोजीशन। ओके, तो इस एक्सट्रीम पोजीशन तक आए हुए पार्टिकल थोड़े पॉइंट पे, थोड़े टाइम पे वो क्या रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं। तो वही दिया है, ईच पार्टिकल कम्स टू रेस्ट मोमेंटरली, मोमेंटरली मतलब वेरी स्मॉल टाइम पे वो क्या रहेंगे, वाइल एट एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द वाइब्रेशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वो पार्टिकल क्या रहते हैं, रेस्ट पे रहते हैं, मोमेंटरली वेरी स्मॉल टाइम पे, वेरी स्मॉल टाइम पे वो रेस्ट में रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी वेलोसिटी कम कम होती जाती है, वो ऊपर ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, फिर से वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, ऐसे। ओके, हमने एसएचएम में पढ़ा है। ओके, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसका मीनिंग क्या है, वो रेस्ट में हो जाता है। ओके, next point, fifth point, the particles attains maximum velocity when they pass through their mean position। mean position पे velocity क्या रहती है, maximum रहती है, इधर mean position पे। देखो ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इधर से स्टार्ट हुआ है, ओके, इधर से स्टार्ट हुआ है, तो ये ऊपर जाएगा, वेलोसिटी कम कम होते जाएगी, इधर जीरो हो जाएगी, फिर से वेलोसिटी इंक्रीज होके इधर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर से कम होते कम हो जाएगी, फिर से इंक्रीज होते इधर इंक्रीज हो जाएगी। मतलब मीन पोजीशन पे जो रहता है वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है मीन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो रहती है। ये ऑलरेडी हमने इसमें डिस्कशन किया है, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ओके, सिंपल वे, वही कॉन्सेप्ट, दैट इज द पेंडुलम। पेंडुलम का ये वेलोसिटी, इधर क्या वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इधर वेलोसिटी कितनी रहती है, मैक्सिमम रहती है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है, इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। ओके, वही कॉन्सेप्ट इधर भी है। Sixth one, during the propagation of wave, energy is transferred along the wave. This is no transfer of matter. Okay, देखो ये वेव, ये पार्टिकल है समझो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड पार्टिकल है। ये थर्ड पार्टिकल, ये फर्स्ट पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल को नहीं जाएगा, सेकेंड पार्टिकल थर्ड पार्टिकल के पास नहीं जाएगा, ओनली उस पोजीशन पे वो वाइब्रेट करते हैं। समझो ये फर्स्ट पार्टिकल है इधर, ये इधर उतना ही वाइब्रेट करेगा, ऐसे इधर उतना ही वाइब्रेट करेगा, ये आगे नहीं जाएगा। ओके, आगे नहीं जाता, पार्टिकल उतना ही इधर उतना ही वाइब्रेट करता है, वो ओनली एनर्जी ट्रांसफर करता है। दूसरे पार्टिकल को क्या ट्रांसफर करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। देखो, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलोंग द वेव, मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है, लेकिन वो पार्टिकल उधर नहीं जाता। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है।
देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर मतलब पार्टिकल, पार्टिकल वो ट्रांसफर नहीं करता, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो ये 6 पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत ज्यादा आते हैं, इसके वजह से मैं डिटेल आपको बता रहा हूं। ओके, तो पॉइंट वाइज आपको महाराष्ट्र सीईटी के लिए भी ये नोट्स यूटिलाइज होगा, नीट के लिए भी यूटिलाइज होगा और जेई के लिए भी यूटिलाइज होगा। मैं बता रहा हूं इस टाइप, इस लेवल का मैं थ्योरी बताता हूं मैं आपको। ओके, तो सभी थ्योरी, ये थ्योरी अगर आप करोगे तो नीट के लिए भी हेल्प होने वाला है, जेई के लिए भी हेल्प होने वाला है और महाराष्ट्र सीईटी के लिए भी हेल्प होने वाला है। 7th point, the wave propagates through the medium with a certain velocity, this velocity depends upon the properties of the medium करके। हाँ, the wave propagates through the medium with certain velocity, तो आपको मालूम है वेव क्या करता है, सम वेलोसिटी से मूव करता है, सम वेलोसिटी से मूव करता है। ऐसे ऐसे हम दिखाते हैं, लेकिन ये पाथ किसका है, पार्टिकल का है यार। ये पार्टिकल इधर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, सेकेंड पार्टिकल इधर रहेगा, थर्ड पार्टिकल इधर रहेगा, फोर्थ पार्टिकल इधर रहेगा, फिफ्थ पार्टिकल इधर रहेगा। इसके वजह से हम ये दिखाते हैं ऐसे। ओके, 6 पार्टिकल इधर रहेगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे ऐसे ये पार्टिकल का वाइब्रेशन हम दिखा रहे हैं। पार्टिकल मूव नहीं करते, पार्टिकल मूव नहीं करते, पार्टिकल उधर ही रहेंगे, पार्टिकल ओनली वाइब्रेट करते हैं। ओके, तो ये पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं तो उसका सम वेलोसिटी रहेगा, वो वेलोसिटी डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, मीडियम की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है, कितना इलास्टिक है, प्रॉपर्टी कितनी इलास्टिक है उसके ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इधर मैं ये कर रहा हूं, progressive waves are of two types, transverse waves and longitudinal waves। very important, progressive wave दो टाइप्स के, एक तो ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड वन इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है देखेंगे। इन ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ट्रांसवर्स वेव क्या करते हैं, ट्रांसवर्स वेव मतलब वाटर वेव। वाटर वेव कैसे जाते हैं आपको मालूम है, ये ऐसे जाते हैं, ये ऐसे जाते हैं। ओके, तो वेव किधर जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मोशन किधर है, वेव का मोशन इधर है, इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहे हैं, देखो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री टू व्हाट, मोशन ऑफ द वेव रहता है। मोशन ऑफ द वेव, वेव ऐसा जा रहा है लेकिन पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव। वेव ऐसा जाएगा, वेव ऐसा जाएगा और पार्टिकल किधर वाइब्रेट करेंगे, इधर वाइब्रेट करेंगे। इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो इसी टाइप ऑफ वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। देखो, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन किधर है, ऐसा है, पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। And in longitudinal wave, vibrations of particles are parallel to the direction of motion of the wave। देखो, साउंड वेव, सिंपल एग्जांपल साउंड वेव। साउंड वेव में क्या होता है, साउंड वेव में समझो ये पार्टिकल है, ये वाइब्रेशन करेगा, बाद में फिर से रेयरफैक्शन होगा, फिर से कॉम्प्रेशन होगा, एयर कॉम्प्रेशन होगा, फिर से एयर रेयरफैक्शन होगा, ये ऐसे। देखो, वेव अगर ऐसे जा रहा है, समझो ये वेव ऐसे जा रहा है, इस साइड वेव जा रहा है, तो पार्टिकल, एयर के पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर से एक्सपांड होंगे, फिर से कंप्रेस करेंगे, फिर से एक्सपांड होंगे, फिर से कंप्रेस करेंगे, फिर से एक्सपांड होंगे। वाइब्रेशन किधर हो रहे हैं, पार्टिकल के वाइब्रेशन किधर हो रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव हो रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है। तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, उसी डायरेक्शन में जाएंगे, वाइब्रेट करते हैं। ओके, तो उसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, अगर वेव ऐसा जा रहा है तो पार्टिकल भी किधर कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं। ये ऐसे वाइब्रेट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, फिर से एक्सपांशन होंगे, कंप्रेस करेंगे, एक्सपांशन होंगे, कंप्रेशन करेंगे, एक्सपांशन होंगे। ओके, ऐसे करके वेव क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस टाइप ऑफ वेव्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर पैरेलल, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। तो सच टाइप ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं, और सच टाइप ऑफ वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ ए वेव। इक्वेशन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ वेव क्या होता है, वरना इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। एक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं, वो इक्वेशन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके,
तो देखेंगे y इज द फंक्शन। देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये y इंडिकेट क्या करता है, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, ये अलोंग y एक्सिस। ओके, तो ये y एक्सिस है। तो ये अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर नीचे, अगर हमने y क्यों लिया है, क्योंकि पार्टिकल y एक्सिस के ऊपर उतना ही मूव करता है, x एक्सिस के ऊपर वो ट्रांसफर नहीं होता। मैंने बताया था ये पार्टिकल इधर नहीं ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली एनर्जी ट्रांसफर करता है, वो ओनली एनर्जी क्या करता है, ट्रांसफर करता है। बाद में ये वाइब्रेट होना स्टार्ट करता है, बाद में और ये एनर्जी ट्रांसफर करता है, बाद में ये वाइब्रेट होना स्टार्ट करता है। तो पार्टिकल ओनली y एक्सिस के ऊपर वाइब्रेट करता है, ओनली y एक्सिस के ऊपर वाइब्रेट करता है। तो इसके वजह से हम क्या कंसीडर किए, y एक्सिस के ऊपर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y एक्सिस के ऊपर मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इधर से इधर, वरना इधर से इधर, वरना इधर से इधर, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, x पार्टिकल के ऊपर। मतलब सेकेंड पार्टिकल है क्या, थर्ड पार्टिकल है क्या, फोर्थ पार्टिकल है क्या, फिफ्थ पार्टिकल है, कौन सा पार्टिकल किधर है y एक्सिस के ऊपर, वो डिस्कशन करता है ये। दैट इज द y इज द फंक्शन फॉर x एक्सिस। x एक्सिस मतलब ये x एक्सिस के ऊपर पार्टिकल जा रहा है क्या, नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर पार्टिकल जा रहा है, तो x एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है और टाइम t के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब टाइम t हुआ है, टाइम t कितना हुआ है, ओके, दैट इज द 5 सेकेंड हुआ है क्या, 10 सेकेंड हुआ है, आपने डिस्टर्ब करके कितना सेकेंड हुआ है, ओके, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, दैट इज द y फंक्शन। ओके, 1 सेकेंड में ये पार्टिकल इधर भी हो सकता है, 5 सेकेंड में पार्टिकल इधर हो सकता है, 10 सेकेंड में पार्टिकल इधर हो सकता है, 15 सेकेंड में पार्टिकल इधर हो सकता है। तो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। और एक्स एक्सिस मतलब इस साइड जा रहा है वेव, क्या इस साइड वेव जा रहा है, इसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। ओके, तो इसके वजह से y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, x एंड t, x के ऊपर और t के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो देखेंगे हम उसका फॉर्मूला क्या होगा, a साइन क्या हो जाएगा, ए साइन, ये मतलब एम्पलीट्यूड, मैं बता रहा हूं, बताऊंगा आपको क्या क्या है वो, ये मतलब क्या है, ये सभी क्या है, ए साइन kx माइनस ओमेगा टी करके। आपको फॉर्मूला रिमेंबर करना है यार, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बहुत ज्यादा यूटिलाइज होने वाला है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन kx माइनस ओमेगा टी हो जाएगा व्हेन वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है वेव, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर थ्रू जा रहा है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ए साइन kx माइनस ओमेगा टी करके। ए क्या है, ए इज द एम्पलीट्यूड है, ए क्या है, ए इज द एम्पलीट्यूड है, मैं बताऊंगा आपको। सेकेंड पॉइंट देखो, ए साइन kx प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। तो प्लस क्या है, प्लस क्यों आएगा, व्हेन द वेव अगर इस साइड मूव कर रहा है, अगर वेव इस साइड मूव कर रहा है, दैट इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस को जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को जा रहा है, तब इधर हम पॉजिटिव यूज करेंगे। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को जा रहा है तब हम नेगेटिव यूज करेंगे। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। और ये ओमेगा क्या है, ये क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ए क्या है, एम्पलीट्यूड इन मीटर। एम्पलीट्यूड मतलब मैंने बताया था आपको, अगर ये पार्टिकल, एक पार्टिकल इधर से इधर तक मूव करता है, मैक्सिमम इधर तक मूव करता है, तो इसको ये हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, तो मीन पोजीशन से ये पार्टिकल किधर जाएगा, कितने हाइट पे जाएगा, तो इस हाइट को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ओके, तो इधर तक जाएगा, फिर से नीचे आएगा, उतना ही हाइट नीचे भी जाएगा। ओके, उतना ही हाइट नीचे भी जाएगा, तो ऐसे ही वो मूव करेगा। ओके, वेव मूव करेगा लेकिन पार्टिकल उसी पोजीशन में वो मूव करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, के मतलब 2 पाई अपॉन लैम्बडा रहता है। लैम्बडा क्या है, दैट इज द वेव लेंथ है। वेव लेंथ मतलब क्या रहता है, अगर ये वेव है, समझो ये वेव है, इधर से स्टार्ट हुआ है, इधर तक एंड हुआ है, तो एक वेव लेंथ, इसी को हम बोलते हैं वेव लेंथ बोलते हैं, लैम्बडा इसी को हम बोलते हैं वेव लेंथ। एक वेव का लेंथ, उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं। तो वेवलेंथ 2 पाई अपॉन वेवलेंथ किया तो आपको मिल जाएगा के क्या है, वेव नंबर है इन रेडियन पर मीटर करके। रेडियन पर मीटर मतलब कितना एंगल कवर किया है 1 मीटर पे, 1 मीटर पे, समझो ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, वेवलेंथ कितना है 2 मीटर है, तो 2 मीटर पे कितना एंगल कवर, 1 मीटर पे एंगल कितना कवर किए 180, ये 180 होगा और ये 180 होगा, दैट इज टोटल 360 डिग्री होगा। एक कवर करने के लिए, एक इधर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से नीचे गया, फिर से ऊपर आया, तो एक सर्कल कवर करने के लिए कितना लेता है 360 डिग्री लेता है। तो ये 1 मीटर में
कितना एंगल कवर किया, दैट इज द रेडियन पर मीटर, मतलब एंगल कितना कवर किया 1 मीटर पे, उसी को हम बोलते हैं वेव नंबर बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। वेव नंबर मतलब 1 मीटर में कितना एंगल वेव कवर करता है, उसी को हम बोलते हैं वेव नंबर बोलते हैं। एंड उसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा हो जाएगा। लैम्बडा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इट इज इन मीटर में रहता है। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कितना एंगल कवर करता है 1 सेकंड पे, 1 सेकंड में कितना एंगल कवर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इन रेडियन पर सेकंड करके। रेडियन पर सेकंड मतलब कितना एंगल कवर करता है 1 सेकंड पे, कितना रेडियन कवर करता है, वरना कितना एंगल कवर करता है 1 मीटर पे, अलग अलग है कॉन्सेप्ट। ओके, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। टी मतलब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन कवर करने के लिए, एक वेव कवर करने के लिए कितना टाइम लेता है, उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा रहता है, ये 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा दैट इज इन सेकेंड में आपको मिल जाएगा। 2 पाई इट इज रेडियन में, 2 पाई इट इज रेडियन डिवाइडेड बाय ओमेगा आपको मिल जाएगा, दैट इज द सेकेंड में मिल जाएगा। एन मतलब फ्रीक्वेंसी है, एन मतलब इधर आपको मिल सकता है, एन मतलब 1 डिवाइडेड बाय टी दैट इज द फ्रीक्वेंसी। एन मतलब फ्रीक्वेंसी इन मीटर और इन हर्ट्ज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग है और फ्रीक्वेंसी अलग है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कितना एंगल कवर करेगा 1 सेकेंड पे, दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी मतलब कितना ऑसिलेशन करेगा, कितने ऑसिलेशन करेगा 1 सेकेंड पे। ओके, ये पार्टिकल को रिलेटेड है और ये वेव को रिलेटेड है, वेव को रिलेटेड है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। और ये n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज आपको मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स करके। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन मतलब नाम ही इंडिकेट करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाते, एक मीडियम में जाके फिर से रिटर्न वही मीडियम में आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा साउंड जाता है, एक वॉल को टकराता है और फिर से रिटर्न आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, तो वही वेव्स में भी क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं। तो वो देखेंगे हम कैसे होता है, क्या होता है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। When a progressive wave traveling through a interface separating two media, देखो प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर एक ट्रांसवर्स वेव है वरना प्रोग्रेसिव वेव है, सॉरी प्रोग्रेसिव वेव है, ट्रांसवर्स वेव नहीं प्रोग्रेसिव वेव है। तो प्रोग्रेसिव वेव में प्रोग्रेसिव वेव अलग है, ट्रांसवर्स वेव अलग है। ट्रांसवर्स वेव ये मैकेनिकल वेव है, ओके, ट्रांसवर्स वेव वो अलग है और प्रोग्रेसिव वेव अलग है। प्रोग्रेसिव में ही 2 टाइप्स है, दैट इज द ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव करके। ओके, तो अभी आपको अंडरस्टैंड करना है प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग थ्रू ए इंटरफेस सेपरेटिंग 2 मीडिया। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाते वक्त ये प्रोग्रेसिव वेव क्या करता है, एक मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है समझो, ये सेकेंड मीडियम है समझो, वाटर से एयर में जाते वक्त, ओके, वाटर से एयर में जाते वक्त वरना एयर से वाटर में जाते वक्त ये मीडियम अलग अलग होंगे। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाते वक्त ये वेव क्या करता है, सम पार्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, सम पार्ट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो सच टाइप ऑफ वेव को और सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बोलते हैं। देखो, प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग थ्रू ए इंटरफेस सेपरेटिंग 2 मीडिया। सेपरेटिंग 2 मीडिया मतलब ये है इंटरफेस, इंटरफेस इधर 2 मीडिया है, ये एक फर्स्ट मीडिया है, इधर सभी वाटर रहेगा समझो और इधर सभी एयर रहेगा समझो। ओके, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये इसको हम बोलते हैं इंटरफेस ऑफ सेपरेटिंग 2 मीडिया। ये सर्टन पार्ट ऑफ वेव एनर्जी कम्स बैक। तो ये वेव अगर फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाते वक्त ये सम एनर्जी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है इन द सेम मीडियम। सच वेव इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्यों वो रिफ्लेक्ट करता है, कैसे रिफ्लेक्ट करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। सम एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, सम एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे इधर। ओके, तो देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, इधर दिए उन्होंने, देखो, टेक ए लॉन्ग लाइट स्ट्रिंग ए बी, स्ट्रिंग मतलब वायर, ओके, एक लॉन्ग स्ट्रिंग वायर लिए है हमने, अटैच वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू ए रिजिड सपोर्ट। तो इधर हमने क्या किया है, एक सपोर्ट है, इधर एक सपोर्ट है। ओके, तो इधर हमने क्या बंधा मतलब पकड़ा हुआ है और इधर क्या हुआ है, बंधा हुआ है। बंधा हुआ है मतलब फिक्स है, वो इधर क्या है, फिक्स है। ओके, सपोर्ट एट बी मतलब फिक्स क्या हुआ है, स्ट्रिंग को इधर फिक्स किया है।
सो स्ट्रिंग एक्ट एज ए रेरर मीडियम, ये स्ट्रिंग क्या एक्ट करती है, रेरर मीडियम एक्ट करती है। रेरर मीडियम मतलब उसकी डेंसिटी कम रहती है, रेरर मीडियम एक्ट करती है। एंड सपोर्ट बी एक्ट एज ए डेंसर मीडियम, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है मतलब वो डेंसर मीडियम होगा और ये स्ट्रिंग क्या होगी, रेरर मीडियम होगी। ओके, रेरर मीडियम होगी। इधर अभी वेव जनरेट नहीं हुआ है, ओनली ये स्ट्रिंग है, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रिंग है समझो। ओके, और इधर आपने पकड़ा हुआ है और इधर ये फिक्स है। ओके, बाद में बाय गिविंग ए जर्क टू द फ्री एंड ए, सो इधर फ्री एंड को आपने अगर जर्क दे दिया, जर्क मतलब मोशन दे दिया, मतलब उधर उसको वाइब्रेशन कर दिया स्ट्रिंग, एक क्रेस्ट इज जनरेटेड इन द स्ट्रिंग, ये क्रेस्ट जनरेट होगा, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे आएगा उसी को हम बोलते हैं ट्रफ। ओके, तो ऊपर का ये क्या जनरेट होगा, दैट इज द क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे का पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो ये क्रेस्ट जनरेट होगा इधर, आप ऐसे ऐसे करोगे तो इधर क्या जनरेट होगा, क्रेस्ट जनरेट होगा। When the crest reaches B, तो ये क्रेस्ट इधर जनरेट होगा, ऐसे ही ये क्रेस्ट क्या होता है, ऐसे क्रेस्ट मूव करते जाता है। When this crest reaches this point B, तो क्या होगा, at rigid support it tries to pull the point B upwards, तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट को ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा, ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये क्रेस्ट डेवलप कर रहा है, इधर क्रेस्ट डेवलप किया है, तो ये क्रेस्ट क्या करेगा, ऐसे ही क्रेस्ट जाएगा तो वो क्रेस्ट क्या करेगा, ऊपर डेवलप करेगा। ओके, तो इधर क्या करेगा, अगर ये क्रेस्ट इधर तक आ गया, ये क्रेस्ट इधर तक आ गया, तो इस पॉइंट को क्या करेगा, वो ऊपर ऊपर पुश करेगा, लेकिन ये पॉइंट ऊपर तो नहीं जाएगा, पॉइंट ऊपर तो नहीं जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है। ओके, तो इसके वजह से अपोजिट जो वेव आएगा, देखो इधर मैं बता रहा हूं, when the crest reaches point B at rigid support, it tries to pull the point B upwards, मतलब वो ऊपर मूव करने के लिए, मतलब पुश करने के लिए ट्राई करेगा, लेकिन वो ऊपर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर फिक्स है। ओके, तो इसके वजह से इसके अपोजिट जो आएगा वो ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखेंगे वो वही पॉइंट हमने इधर लिखा है, fourth point, but B remains at rest and an equal and opposite reaction is produced on the string and thus trough is produced in the reflecting wave। तो इधर आपको क्रस्ट वेव ट्रांसफर किया, आपने क्रस्ट ट्रांसफर किया, तो ये क्रस्ट क्या कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, इस पॉइंट को ऊपर लेके जा रहा है। ओके, पॉइंट को ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन ये पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा, ये पॉइंट क्या करेगा, ये स्ट्रिंग के ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगा। ओके, अपोजिट फोर्स लगाएगा, इसके वजह से ये पॉइंट जो ये स्ट्रिंग जो डेवलप करेगी, वो डेवलप करेगी स्ट्रिंग क्या, ट्रफ डेवलप करेगी। इसको हम बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं, ट्रफ मतलब नीचे का पार्ट। ओके, और इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये क्रेस्ट इधर तक जाएगा, ये पॉइंट को ऊपर लेने के लिए ट्राई करेगा, लेकिन वो पॉइंट क्या करेगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा और उधर क्या जनरेट करेगा, दैट इज द ट्रफ जनरेट करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया, ये किसमें डिस्कस किया, स्ट्रिंग में डिस्कस किया। ओके, हियर द फेज डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फेज डिफरेंस मतलब ये पार्टिकल ऊपर रहता है और ये पार्टिकल नीचे रहता है। ओके, ये पार्टिकल नीचे रहता है, इसके वजह से इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो रहता है वो 180 डिग्री रहता है। 180 डिग्री मतलब सिंपल एग्जांपल देखो, अगर ये है सर्कुलर फॉर्म में अगर आप लोगे तो ये पार्टिकल इधर से इधर जाएगा, ये ऊपर रहेगा क्रेस्ट में, और ये पार्टिकल किधर रहेगा, नीचे रहेगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, दैट इज द 180 डिग्री रहेगा। तो फेज डिफरेंस जो रहता है वो कितना रहता है, 180 डिग्री रहता है। ये फर्स्ट कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन में जब रेरर मीडियम में, ये रेरर मीडियम है। ओके, हमने बताया ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। अगर वेव रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जाता है, अगर वेव रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जाता है तो फेज डिफरेंस कितना होगा यार, 180 डिग्री होगा। सेकेंड कंडीशन देखो यार, सेकेंड कंडीशन देखो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, सेकेंड कंडीशन देख रहा है आपको, देखो सेकेंड कंडीशन, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या होगा, द पॉइंट बी, द बी पॉइंट फ्री टू मूव ओवर ए रोड। देखो ये रॉड है, सॉरी रॉड के ऊपर, ये रॉड है, रॉड के ऊपर ये रिंग कैसी है, ऐसे फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, वो ऐसे मूव करती है। ये सेकेंड एग्जांपल है, मूव कर रही है। ओके, तो जब आप, ये रेरर मीडियम है, अभी ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ओके, तो ये क्या करेगा, ये क्रेस्ट अगर जाएगा, इधर क्रेस्ट अगर जाएगा तो रिटर्न भी क्या आएगा, क्रेस्ट ही आएगा, रिटर्न भी क्या आएगा, क्रेस्ट ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये रिजिड नहीं है, अभी रिजिड नहीं है, ये ऊपर जाएगा तो वो भी ऊपर का फोर्स क्या करेगा, सेम ही क्रेस्ट डेवलप करेगा।
ओके तो वही उन्होंने बताया सेकेंड एग्जाम्पल में। ओके द बी पॉइंट फ्री टू मूव ओवर ए रॉड, हियर ए स्ट्रिंग एक्ट एज ए डेंसर मीडियम एंड पॉइंट बी एक्ट एज ए रेयर मीडियम। अभी क्या एक्ट करता है, सॉरी इधर स्ट्रिंग एक्ट क्या करेगी, डेंसर मीडियम एक्ट करेगी, और ये रॉड जो एक्ट करता है, वरना ये रिंग जो एक्ट करती है वो एक्ट करेगी रेयर मीडियम। रेयर मीडियम मतलब पहले अंडरस्टैंड किया, रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम को जाता है तो क्रेस्ट जाएगा तो ट्रफ में कन्वर्ट होके आएगा वो। ओके लेकिन इधर आपको अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को जाता है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को जाता है तो क्रेस्ट गया है तो क्रेस्ट में ही कन्वर्ट होके आएगा। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है यार। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहा है तो क्रेस्ट जाएगा तो ट्रफ में कन्वर्ट करके आएगा, और डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम, इधर हम स्ट्रिंग क्या कंसीडर करेंगे, डेंसर मीडियम कंसीडर करेंगे और इसको हम कंसीडर करेंगे रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को जाएगा तो क्रेस्ट गया है तो क्रेस्ट ही वापस आएगा। तो देखो we observe that when the crest reaches the point B it pulls the ring upwards and causes the ring to move upward only। तो ये इधर तक आएगा, ये क्रेस्ट क्या करेगा, इस रिंग को ऊपर लेके जाएगा और वही रिंग क्या करेगा, इस स्ट्रिंग पे फिर से ऊपर का फोर्स ही अपलोड करेगा, ऊपर का फोर्स ही अप्लाई करेगा। तो इसके वजह से इधर भी क्या डेवलप होगा, क्रेस्ट डेवलप होगा। ओके थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल में क्या होता है, थर्ड एग्जांपल में वी ऑब्जर्व दैट क्रेस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम द हेवी स्ट्रिंग गेट्स रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट फ्रॉम द लाइटर स्ट्रिंग। ओके तो थर्ड एग्जांपल हमने डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल क्या होगा, देखो वी ऑब्जर्व दैट द क्रेस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम ए हेवी स्ट्रिंग गेट्स रिफ्लेक्टेड एज ए क्रेस्ट फ्रॉम द लाइटर स्ट्रिंग। प्लीज अंडरस्टैंड करो, हेवी स्ट्रिंग मतलब क्या, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम को जा रहा है, अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, इधर हमने डिस्कस किया ये डेंसर मीडियम था, ये रेयर मीडियम था, तो क्रेस्ट गया तो क्रेस्ट ही आएगा, क्रेस्ट गया तो क्रेस्ट ही आएगा। डेंसर मीडियम से क्या रेयर मीडियम को जा रहा है तो क्रेस्ट गया तो क्रेस्ट ही आएगा, ट्रफ गया तो ट्रफ ही आएगा। ओके तो इधर देखो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये डेंसर मीडियम है, ये हेवी स्ट्रिंग है तो डेंसर मीडियम होगा, तो क्रेस्ट गया है इधर तो इधर ही क्रेस्ट ही जनरेट होगा। देखो लाइटर मीडियम, ये लाइटर रिंग है, ये लाइटर रिंग है, तो इधर क्या डेवलप होगा, क्रेस्ट ही डेवलप होगा। ट्रफ गया है तो ट्रफ ही डेवलप होगा। तो डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम को जाता है तो क्रेस्ट गया है तो क्रेस्ट ही गया डेवलप होगा, ट्रफ गया है तो ट्रफ ही डेवलप होगा। लेकिन देखो reflected as a crest from the lighter string, that is when wave travels from the denser to the rarer medium the reflected wave causes a crest to be reflected as a crest only। तो crest से गया है तो crest में ही डेवलप होगा। कब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को जाता है तब। अगर सेकेंड पॉइंट देखो, when a crest travels from a lighter string to the heavy string लाइटर स्ट्रिंग टू द हेवी स्ट्रिंग मतलब अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को जाता है, अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को जाता है तब क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को जाता है तब क्या हो जाएगा, तब अगर क्रेस्ट है तो ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ट्रफ है वो क्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अगर वेव ऐसी जा रही है, समझो ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है तो क्या नहीं होगा, ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये ऐसा है। ओके तो इधर से वेव अगर ट्रफ में जा रही है तो रेयर मीडियम ये होगा, ये डेंसर मीडियम होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रही है तब क्या हो जाएगा, इधर से ट्रफ था इधर हो जाके वो क्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रहा है तो अपोजिट हो जाएंगे, क्रेस्ट है तो ट्रफ हो जाएगा, ट्रफ है तो क्रेस्ट हो जाएगा। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को जा रहा है तब वो चेंजेस नहीं होगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है यार, इससे ही आपको मालूम हो जाता है अगर डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम को वेव जा रहा है तो क्रेस्ट है तो क्रेस्ट ही रहेगा, ट्रफ है तो ट्रफ ही रहेगा। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहा है तो आपको रिमेंबर करना है वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्रेस्ट से ट्रफ में जाएगा, ट्रफ से क्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाइस वर्सा बताया उन्होंने, तो वाइस वर्सा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये तो 2021 के लिए सिलेबस में नहीं है, 2021 बैच के लिए ओके सिलेबस में नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, दैट इज द
लेफ्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन 2022 2023 ये सभी के लिए, ये बैच के लिए ये सभी सिलेबस में होगा। ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम डिस्कस करें, पहले हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव के बारे में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव करके। तो देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, देखो ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में समझो ये एयर इधर से एयर साउंड जा रहा है, समझो साउंड जा रहा है, पहले कॉम्प्रेस हो जाएगा, बाद में रेरफ्रैक्शन हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, रेरफ्रैक्शन हो जाएगा, ऐसे वो क्या होता है, साउंड वेव ट्रेवल करता है। ओके, हाँ उससे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव में मैं आपको एक वीडियो दूंगा, वो वीडियो भी आपको देखना है। रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव होने के बाद मैं एक वीडियो दूंगा, आपको वो वीडियो देखना है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके कि रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव होता क्या है। ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखेंगे, कंसीडर ए लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम ए रेरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम। रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहा है, अगर ये रिजिड सपोर्ट है, ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम होगा, और ये एयर है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, रेरर मीडियम हो जाएगा। तो रेरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम को जा रहा है, अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम, ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था, क्रेस्ट से ट्रफ में कन्वर्ट हो जाता था, सॉरी क्रेस्ट ही रहता था। ओके, रेरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम को जा रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है वो देखेंगे। कंसीडर ए लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम। तो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, इन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव कॉम्प्रेशन इज ए हाई प्रेशर रीजन वाइल रेरफ्रैक्शन इज ए लो प्रेशर रीजन। ये रेरफ्रैक्शन है, लो प्रेशर रहता है, एयर देखो ऐसे कॉम्प्रेस होते जाता है, वो एयर पहले कॉम्प्रेस होगा, फिर से रेरफ्रैक्शन होगा, कॉम्प्रेशन होगा, रेरफ्रैक्शन होगा। तो कॉम्प्रेशन में एयर का प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और रेरफ्रैक्शन मतलब एक्सपांशन। रेरफ्रैक्शन में ये रेरफ्रैक्शन है, रेरफ्रैक्शन में प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है, और कॉम्प्रेशन में ये क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ये प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, वो इन्होंने दिया है इधर। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव कॉम्प्रेशन इज ए हाई प्रेशर, ये कॉम्प्रेशन है, इसके अंदर कॉम्प्रेशन नाम ही इंडिकेट करता है, दैट इज द दिस वन, कॉम्प्रेस होना, एयर कॉम्प्रेस होना। ओके, तो कॉम्प्रेशन मतलब प्रेशर ज्यादा होगा, रेरफ्रैक्शन मतलब एक्सपांशन। रेरफ्रैक्शन मतलब इधर देखो एयर एक्सपांड हुआ है, एयर इधर एक्सपांड हो रहा है, इधर बहुत क्लोज है एयर। ओके, इधर बहुत क्लोज है एयर, इधर बहुत क्लोज है एयर, और इधर बहुत रेरफ्रैक्शन हुआ है। रेरफ्रैक्शन मतलब एक्सपांशन हुआ है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो थर्ड पॉइंट, व्हेन ए कॉम्प्रेशन रीचेस द डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। ओके, डेंसर मीडियम रेजिड वॉल है, डेंसर मीडियम है। तो जब ये कॉम्प्रेशन रिचेस द डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहा है, जब ये कॉम्प्रेशन रिचेस द डेंसर मीडियम, तो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम इट ट्राइज टू पुश द पार्टिकल दैट ऑफ द मीडियम। तो ये मीडियम के पार्टिकल जो रहते हैं, ये क्या करेगा, इसको पुश करना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्रेशन। ओके, तो ये पुश करना स्टार्ट कर देगा।
particle, but the energy of the particles in the rarer medium is not sufficient to compress the particles of the denser medium. तो denser medium के particle को push करने जितना एनर्जी इसके rarer medium में नहीं रहेगा, rarer medium में नहीं रहता है. इसके वजह से क्या होता है, when a longitudinal wave travels from a denser medium to a rarer medium, a compression is reflected as a rarefaction. देखो ये हो जाएगा क्या, अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहा है, डेंसर मीडियम को जा रहा है, रेरर मीडियम से ये रेरर मीडियम मतलब एयर है, ओके, रेरर मीडियम होगा, और डेंसर मीडियम मतलब ये रिजिड वॉल, ओके, रिजिड वॉल होगा. तो इधर से जो कॉम्प्रेशन जाएगा, रिटर्न भी क्या आएगा, कॉम्प्रेशन में ही आएगा, रिटर्न में भी कॉम्प्रेशन में ही आएगा. रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहा है तो कॉम्प्रेशन में से कॉम्प्रेशन ही आएगा, रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट हो जाएगा जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहा है. ट्रांसफर वेव में भी वैसे ही होता था, अगर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहा है, क्रेस्ट में जाएगा तो वो क्रेस्ट में ही आएगा, ट्रप में जा रहा है तो ट्रप में ही आएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं. ओके, तो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम को जा रहा है तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ये पॉइंट आपके माइंड में रखना है. लॉन्गिट्यूडनल होने दो वरना ट्रांसवर्स वेव होने दो. ओके, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, when the longitudinal wave travels from a denser medium, अगर ये denser medium है और ये rarer medium है, अभी longitudinal wave क्या कर रहा है, denser medium से rarer medium को जा रहा है. अगर longitudinal wave denser medium से rarer medium को जा रहा है तो rarer medium में क्या होता है, देखो denser medium to a rarer medium, a compression is reflected as the rarefaction. तो compression ये किस में कन्वर्ट करेगा, rarefaction में कन्वर्ट करेगा. ओके, मतलब चेंज हो जाएगा. कॉम्प्रेशन देखो इधर क्या है, रेयर फ्रैक्शन है, और रिटर्न आते वक्त वेव कौन सा है, देखो कॉम्प्रेशन है, कॉम्प्रेशन है. तो रेयर फ्रैक्शन से कॉम्प्रेशन में कन्वर्ट होगा, लेकिन इधर देखो कॉम्प्रेशन गया है तो कॉम्प्रेशन ही रिटर्न आएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. ये था रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम को, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम को, ये रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम को है, और ये क्या है, रेरर मीडियम से कौन सा, रेरर मीडियम से कितना है, डेंसर मीडियम को, सॉरी ये किधर से जा रहा है, व्हेन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम को जा रहा है, तब क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे. दैट इज द, ये रेयर फ्रैक्शन है, ये कॉम्प्रेशन में कन्वर्ट होगा. अगर ये कॉम्प्रेशन होता तो ये रेयर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. ये थे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में. तो और एक पॉइंट है वो भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, when a compression reaches a rarer medium from denser medium, अगर denser medium से rarer medium को जा रहा है और compression है तो वो क्या हो जाएगा, compression में अगर ये रेयर फ्रैक्शन है तो कॉम्प्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्रेशन है तो रेयर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर ये कॉम्प्रेशन रीच कर रहा है रेरर मीडियम को, अगर इधर कॉम्प्रेशन आया है, समझो ये कॉम्प्रेशन आया है इधर, तो ये क्या करेगा, रेरर मीडियम के पार्टिकल्स को क्या करेगा, पुश करेगा. इट पुशेस द पार्टिकल्स ऑफ द रेरर मीडियम. ओके, ड्यू टू दिस, तो मैं इधर बता रहा हूं, अगर ये पार्टिकल को पुश करेगा, रेरर मीडियम के पार्टिकल को पुश करेगा, ड्यू टू दिस मतलब इसके वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ द रेरर मीडियम गेट कॉम्प्रेस एंड मूव फॉरवर्ड एंड रेयर फ्रैक्शन इज लेफ्ट बिहाइंड. मतलब अगर ये कॉम्प्रेशन करेगा, बाद में ये पार्टिकल थोड़े पीछे जाएंगे, इसके वजह से इस पार्टिकल्स को क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा और वो एक्सपांशन हो जाएंगे. तो अगर ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम को जा रहा है, अगर कॉम्प्रेशन गया है तो रेयर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, अगर रेयर फ्रैक्शन गया है तो कॉम्प्रेशन में कन्वर्ट होगा. ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में. ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.